So hello everyone, how are you doing today? All good? So now we have 18 people in the session. Am I audible? Yes. Hello, Imanshu. Good evening. Yes, you are Good audible. evening, guys. Yes. Okay. So guys, today we have to learn about some theories about personality. So this is really the important topic and also a little bit tricky. So you have to focus more on this. So as we have already studied about individual differences, so this is the first unit and we have learned about the individual differences, how we are different from each other and what are the aspects and the individual differences and what is your personality and what are the nature of personality and why we are discussing personality and the individual differences. So ये सब हम already पढ़ चुके हैं. So now we have to learn about some theories of personality. So before we start, I would like to give you a brief regarding this. So जैसे हमने पढ़ा था कि पर्सनालिटी में हमारे क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हैं पर्सनालिटी को लेके कि हम जो अलग हैं एक दूसरे से, जो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हमारे अंदर, तो ये कैसे डेवलप हुए हैं, कैसे हमारे अंदर हम कैसे एक दूसरे से अलग हुए हैं. कुछ तो प्रोसेस होगा ना उसके अंदर कि माइंड के अंदर या हमारे एटमॉस्फेयर से हमने क्या क्या गेन किया है, क्या क्या हमने लॉस किया है, क्या क्या हमने डेवलप किया है खुद के अंदर कि हम एक दूसरे से अलग हैं. तो ये जो पर्सनैलिटी डेवलप हुई है हमारे अंदर, इसके रिगार्डिंग कुछ अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरीज को डेवलप किया है, प्रपोज किया है, तो वो हम आज पढ़ेंगे. सो इसमें से हमारे पास कुछ 6 या 7 थ्योरीज हैं पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी यही थ्योरी होने वाली है जो हम आज पढ़ेंगे, साइकोडायनामिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी. सो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा अच्छे से, और ये थोड़ा लंबा भी है. सबसे बड़ी थ्योरी यही है हमारे पास, बाकी सब इतना मुश्किल नहीं है. सो इन साइकोडायनामिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, दिस इज प्रपोज्ड बाय फ्रॉइड, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, FREUD, फ्रॉइड इसका नाम था साइंटिस्ट का. सो इन दिस थ्योरी, सो बेसिकली यहाँ पे 3 साइंटिस्ट थे, फ्रेड, एरिक्सन एंड एडलर. सो बेसिकली मेन साइंटिस्ट यहाँ पे था हमारा फ्रेड, जिसने थ्योरीज दी थी. इसका नाम था साइकोडायनेमिक, और कहीं कहीं इसको साइको एनालिटिक भी बोलते हैं. ठीक है. सो इस थ्योरी के अंदर बेसिकली इट इंक्लूड्स साइको एनालिसिस, एम्फसाइज द रोल ऑफ अनकॉन्शियस मोटिव्स. तो यहाँ बेसिकली क्या है, जो ये थ्योरी है ना, जो फ्रेड ने जो थ्योरी दी थी साइकोडायनेमिक, इसमें उसने एम्फसाइज किया है. एम्फसाइज मतलब दबाव दिया है या इसको ज्यादा फोकस किया है किसको, द रोल ऑफ अनकॉन्शियस मोटिव्स, डिजायर्स एंड फोर्स इन शेपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. तो मैं यहाँ पे आपको कुछ कुछ वर्ड्स बताऊंगा जो आपको ज्यादा फोकस में रखने हैं इस थ्योरीज के अंदर. क्या क्या है, एक है आपका अनकॉन्शियस माइंड, या फिर आप कह सकते हो अनकॉन्शियस मोटिव. ठीक है. तो अनकॉन्शियस, जो फ्रेड ने जो थ्योरी बोली थी, जो बताई थी, एक्सप्लेन की थी, उसने ज्यादा फोकस किया था अनकॉन्शियस माइंड पे. जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो बैकग्राउंड में जो काम करता है, ठीक है, जो हमें पता नहीं होता, लेकिन बैकग्राउंड में हमारी सारी मेमोरीज को एक कंटेन करता है, कि उनको इकट्ठा करता है, और एक पर्सनैलिटी डेवलप करता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है. तो वो अनकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है. अनकॉन्शियस जो मोटिव्स होते हैं, डिजायर्स होते हैं, जो फोर्सेस होते हैं, उसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, ऐसा कहा था इस साइंटिस्ट ने. तो ये इसकी मेन लाइन है. जब भी आपको अगर कोई थ्योरी पूछे एग्जाम में, तो ये वर्ड बिल्कुल बिल्कुल याद रखना, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है इस थ्योरी में, अनकॉन्शियस मोटिव्स. ठीक है. तो अनकॉन्शियस मोटिव जो यहाँ पे है, ये सबसे मेन वर्ड रहेगा यहाँ पे. इसको हमेशा बिल्कुल पक्का लिखना. अगर ये आप लिख दोगे तो आपका वैसे ही वो ठीक हो जाएगा आंसर जो आपका होगा, क्योंकि यहाँ पे उसने मेनली इसी पे डिस्कस किया है, अनकॉन्शियस मोटिव्स. सो आई विल स्टार्ट. सो इट विल इंक्लूड the role of unconscious motives, desires and force in shaping the personality of an individual. तो ये हो गया इसका main. And it is called dynamic as there is a constant tussle or conflict between the unconscious and conscious psychological forces. तो ये क्या कह रहा है, ये dynamic है, इसलिए यहाँ पे इसका नाम लिखा गया है psychodynamic. Dynamic मैंने बताया था पहले भी, dynamic होता है जो fix नहीं होता, जो change होता रहता है. तो यहाँ पे डायनामिक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंफ्लिक्ट होता है. कंफ्लिक्ट मतलब एक दूसरे का क्या कहते हैं, एक दूसरे को रोकना या टोकना या एक साथ चलना. कंफ्लिक्ट मतलब साथ में. किस किस के, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस साइकोलॉजिकल जो फोर्सेस होते हैं हमारे अंदर. जो एक कॉन्शियस होता है, जो मुझे पता है, जैसे मैं अभी जो बोल रहा हूँ, जैसे मैं जो पढ़ के बोल रहा हूँ ना, दैट इज माई कॉन्शियस. और जो मैं बिना पढ़े बोल रहा हूँ ना,
जो अपने माइंड से बोल रहा हूँ मैं, जो इंस्टेंट जो मैं अपने एग्जांपल बना रहा हूँ वो आ रहे हैं मेरे अनकॉन्शियस माइंड से। ठीक है, तो अनकॉन्शियस बेसिकली वो होता है जो हमारे माइंड ध्यान से हम नहीं बोलते या हमारे इंटेंशनली हम नहीं करते हैं, वो हमारा अनकॉन्शियस फोर्सेज होते हैं जो बैकग्राउंड में हमारे डेवलप करता है, या हमारी थॉट प्रोसेस होता है, या आप कुछ भी कह लो जो अनकॉन्शियस माइंड में होता है, उसको हम बोलते हैं ये। सो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, जो ये साइंटिस्ट था, अकॉर्डिंग टू हिम, our behavior or personality is determined by unconscious needs, memories and motivation. So this is your main line for this theory कि जो हमारा behavior है, personality है, ये determine करता है किससे? unconscious need से, memories से, motivation से। किसके अकॉर्डिंग? ये बोल रहा है हमारा साइंटिस्ट फ्रॉइड। और ये थ्योरी है हमारी साइकोडायनेमिक थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग ये लाइन है। ठीक है, अगर आप वैसे आपसे कोई पूछे ना कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्यों होती है, तो वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं कि इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा था कि हमारा जो पर्सनैलिटी है ये डिपेंड करती है हमारी अनकॉन्शियस नीड पे, मेमोरीज पे, मोटिवेशन पे। ठीक है, ऐसी जो आगे आगे थ्योरीज है ना, तो जैसे ये अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं, फ्रॉइड वाज द पियोनियर इन द साइकोडायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ये इसका वर्ड का मीनिंग होता है जो सबसे पहले। तो ये क्या था, सबसे जो फ्रॉइड था इसने सबसे पहले ये थ्योरी दी थी पर्सनालिटी के रिगार्डिंग, और इसने बताया था कि जो हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है ये मेनली अनकॉन्शियस नीड की वजह से, मेमोरीज की वजह से और मोटिवेशन की वजह से डेवलप होती है। एंड थॉट्स, फीलिंग्स एंड मोटिव्स अंडरलाइंग बिहेवियर आर मोस्टली अनकॉन्शियस। तो हमारी जो थॉट्स होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, जो मोटिव्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं, मेनली अनकॉन्शियस होते हैं। ठीक है, ये अपने आप हमारे अंदर डेवलप होते हैं बैकग्राउंड में, आप कह सकते हो। हम इंटेंशनली हम डेवलप नहीं करते। जो मेरी थॉट है, तो मैं इंटेंशनली की ज्यादा मतलब बैकग्राउंड में अपने आप डेवलप होती रहती हैं, बिकॉज ऑफ एटमोसफेयर, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ सोशल जो सोसाइटीज होती हैं उनकी वजह से एक ये थॉट मेरी डेवलप होती है। फीलिंग्स, मोटिव्स, ये सब वहां पे अनकॉन्शियस की वजह से होता है। तो फ्रूड ने एक रिप्रेजेंट किया था द अनकॉन्शियस पार्ट as the greater portion of an iceberg lying under water, whereas the smaller portion of it above the water represent the conscious awareness. तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे ये फोटो बनाई थी, उन्होंने एक डायग्राम उन्होंने यहाँ पे फ्रूड थ्योरी से एक्सप्लेन किया था उन्होंने। तो उन्होंने ऐसा बोला था, ये देखो ये जो लाइन दी हुई है, ये है आपका सी लेवल, या फिर आप कह सकते हो ये नीचे जो पानी है ना, इसमें उसने बोला था ये पूरा हमारा क्या है, ये अनकॉन्शियस माइंड है। यहाँ से लेके पूरा ये हमारा अनकॉन्शियस है। और जो इसके ऊपर है आइसबर्ग, उसने ये बोला है, ये जो बना हुआ ना एक मैप जैसा ये बना हुआ है, ये इसको बोला उसने आइसबर्ग। आइसबर्ग ऐसे ही होता है ना, जब अगर आपने देखा हो, जो भी पहाड़ होते हैं या जो भी आपके आइसबर्ग्स होते हैं, वो जितना ऊपर होते हैं लेवल से, उतना उससे ज्यादा वो नीचे होते हैं। ठीक है, जिनकी जितनी उनकी हाइट होती है ना, जैसे अगर मैं बात करूं जो हमारे हिमालय जो रेंज है माउंटेन्स की, तो जितना वो ऊपर है उससे कहीं ज्यादा वो नीचे हैं, ग्राउंड के नीचे हैं। तो वो ये बोलना चाह रहा है, ये आइसबर्ग से कंपेयर किया है उसने अपने जो थ्योरीज हैं, कि आइसबर्ग में जो ऊपर वाला पोर्शन है ये मेरा रिप्रेजेंट करता है कॉन्शियसनेस को, ये जो मेरी अवेयरनेस है। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट है जो पानी के अंदर है, ये हमारा पार्ट है अनकॉन्शियस वाला। ठीक है, और जो ये जो लेवल दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरा पार्ट है प्री कॉन्शियस। ये प्री कॉन्शियस होता है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में जो लाई करता है, उसको बोलते हैं प्री कॉन्शियस। तो ये था, मैं इसको क्या करता हूँ अभी, मैंने एक वीडियो देखी थी, आपको मैं एक वीडियो हिमांशु, दिखाऊंगा। यस, इसमें अनकॉन्शियस दिया तो इसका सबकॉन्शियस नहीं होना चाहिए, या ये मेंशन ही अनकॉन्शियस है? क्योंकि अनकॉन्शियस का मतलब ये यहाँ पे टू मीनिंग्स है। क्या मीनिंग्स है? मतलब अनकॉन्शियस का तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा ना? नहीं, रिस्पॉन्स कुछ नहीं होता अनकॉन्शियस का, लेकिन हमारे डेवलप तो करता है ना पर्सनैलिटी। मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे। तो अनकॉन्शियस का कोई वो रोल नहीं होता, वो सबकॉन्शियस बैकग्राउंड में माइंड। चलता रहता है, लेकिन वो हाँ। हमारी पर्सनैलिटी डेवलप जरूर करता है। अनकॉन्शियस बेसिकली वो होता है, जैसे मैंने कुछ पहले कोई जैसे एक दिन मैंने कोई एक लेक्चर पढ़ लिया। ठीक है, वो मेरे हम्म। अनकॉन्शियस माइंड में चला गया, अगर मैं उसको रिवाइज नहीं करूंगा तो। जब मैं रिवाइज करता रहूंगा तो मेरे वो कॉन्शियस माइंड में रहेगा, अगर मैं रिवाइज नहीं करूंगा तो वो अनकॉन्शियस में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करता हूँ, तो अनकॉन्शियस जो पार्ट होता है हमारा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ही साइंटिस्ट ने कहा था। ठीक है, तो इस पे वैसे लिटरल मीनिंग पे ठीक। मत जाना कि ऐसा तो नहीं होता।
तो ये अकॉर्डिंग टू फ्रूड साइंटिस्ट है, उसने जो बोला था उसके अकॉर्डिंग ऐसा है। इसके बाद जो थ्योरीज आई थी उन्होंने कुछ और बोला था। तो आगे हम देखेंगे कि बाद में कैसे डेवलप हुई है थ्योरी। जैसे हमने साइकोलॉजी की डेफिनेशंस पढ़ी थी, पहले किसी ने कुछ अलग डेफिनेशन दी थी, फिर उसको रिवाइज करके फिर और बोल दिया। फिर जो थ्योरीज होती है ना, बेसिकली थ्योरीज एक साइंटिस्ट के होती है कि उस साइंटिस्ट को ये लगा, उसको ऐसा लगा, उसके हिसाब से उसको ऐसा लगा कि नहीं, अनकॉन्शियस जो पार्ट होता है ये ज्यादा क्या कहते हैं, डिटरमाइन करता है हमारी पर्सनैलिटी को, कॉन्शियस कम डिटरमाइन करता है, ऐसा उस साइंटिस्ट को लगता है, तो उसने थ्योरी यहाँ पे बताई है। ठीक है, तो ये ऐसा उसने क्यों कहा है वो अभी यहाँ पे Himanshu, पूरा, यस yeah, one thing I'd like to rectify. यस Here you are referring Freud as a scientist. I guess he was a neurologist, and his name was pronounced Sigmund Freud. So one thing, just. यस ओके। एक्चुअली मैं सही को सबको साइंटिस्ट बोल रहा हूँ जिनके भी नाम आ रहे हैं, वैसे इनके अलग अलग है। तो जो भी इनके Yeah, neurologist. स्पेसिफिक फील्ड्स हैं, तो इसलिए मैं ऐसे साइकोलॉजिस्ट ही मैं इनको बोल रहा हूँ ताकि किसी को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। Mm-hmm. ठीक है, सो Okay. बाकी इसकी मैं एक बार वीडियो दिखाता हूँ आपको, बाकी इसका डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत बड़ा है ये, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लायक, और बहुत सारी चीज इसने एक्सप्लेन की है। यहाँ पे कुछ डिफेंस मैकेनिज्म भी इसने बताया। डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या होते हैं हमारे अंदर जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं इनके, और इसने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है, इसके वर्ड्स में इसने कैसे एक्सप्लेन किया है। सो लेट मी शो यू वन वीडियो ओवर हियर, so you will get a better idea regarding this. So just let me know, are you able to hear this? Hello again, and welcome back to Shorts in Psychology. This is the first video on the personality topic series, and today So guys, आवाज आ रही है सबको? hello again, and welcome back to Shorts in Psychology. हाँ, आ रही है. Okay. This is the first video on the personality topic series, and today we're going to be talking about all things Freud, in particular his theory regarding the structure of personality. Sigmund Freud was the founding father of psychoanalysis, a method used to explain human behaviour and treat mental illness. Freud believed that life was built around tension and pleasure. He believed that all tension was due to the build-up of libido, or sexual energy, and that all pleasure came सबटाइटल लगा सकते हो आप? Yes, सबटाइटल है ना यहाँ पे, शो हो रहे हैं? आ तो रहे सबटाइटल। आ रहे हैं सबटाइटल? Yeah, okay, got it. Okay. According to Freud, the unconscious mind was a storehouse for unacceptable, repressed desires specific to the individual, and that past experiences, particularly in childhood, have a great influence on our adult lives, shaping our personality. For example, anxiety originating from traumatic experiences in a person's past is hidden from consciousness and may cause problems during adulthood in the form of neuroses such as melancholia, hysteria, or सो अकॉर्डिंग टू हिम यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि जैसे जो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होते हैं, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होता है, ये हमारे कॉन्शियस माइंड में कम रहता है, अनकॉन्शियस में चला जाता है क्योंकि हम उसको रिवाइज नहीं करते हैं। बट स्टिल जो अनकॉन्शियस माइंड में जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो हमारे क्या डिजायर्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, जैसे यहाँ पे नेचर एंड पर्पस ऑफ लिपिडो, नेचर ऑफ द अनकॉन्शियस एंड कॉज ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो लिपिडो बेसिकली हमारे सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं। तो जो भी हमारे जो डिजायर्स होती है, मोटिव्स होते हैं, वो और जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, और वो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में या पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करने में वो बहुत मेनली काम करते हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली यहाँ पे बोलना चाह रहा है। सो लेट मी कंटिन्यू। obsessive or compulsive behaviours. Freud believed the human psyche was composed of three elements. The conscious mind contains ideas, thoughts, and feelings of which we are aware, and this makes up 10% of our psyche. 50 to 60% of the psyche is the sub or pre-conscious mind, which contains material that can easily be recalled, such as what we did last weekend. So guys, here the basic idea behind the theory जो उसने propose की थी, वो यही कहना चाह रहा था कि जो हमारे जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमारे डिजायर्स होती हैं, वही क्या करते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, और वो एक डिटरमाइन करती हैं हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में या पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करने में। एंड हियर वी हैव थ्री लेवल्स, कॉन्शियस लेवल, प्री कॉन्शियस लेवल एंड अनकॉन्शियस लेवल। तो कॉन्शियस लेवल जो हम अवेयर रहते हैं जिन चीजों को लेके, प्री कॉन्शियस लेवल या आप किसको सब कॉन्शियस लेवल भी कह सकते हो, ये हमारा 50 to 60% होता है, जो हमारी मेमोरीज और स्टोर नॉलेज होती है। ठीक है, एक देखो यहाँ पे कॉन्शियस लेवल पे आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कि
जो ये थॉट्स कॉन्शियस लेवल में होती है, हमारी थॉट्स और हमारे परसेप्शन। परसेप्शन मतलब परसेप्शन कब बनते हैं हम, जब हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसके बाद हम क्या सोचते हैं, क्या हम अप्लाई करते हैं, उसको परसेप्शन बोलते हैं, राइट। और जो थॉट्स हमारी परसेप्शन होती है, ये हमारा आता है कॉन्शियस लेवल के अंडर। और प्री कॉन्शियस में या सब कॉन्शियस लेवल पे आता है हमारी मेमोरीज और हमारी स्टोर्ड नॉलेज। ठीक है, जो हमारी, जैसे मैं रिमाइंड कर रहा हूँ कि मैंने लास्ट वीक मैंने क्या काम किया था या लास्ट वीक मैंने क्या खाया था। ठीक है, जिनको मैं मेमोरीज जो मेरी स्टोर्ड नॉलेज है। लेकिन जो अनकॉन्शियस लेवल है, इसने उसको बताया कि सबसे ज्यादा जो 70% होता है, 60% ये हमारा यहाँ पे अनकॉन्शियस लेवल होता है, जो क्या करता है, जिसके अंदर हमारे फियर्स आते हैं, वायलेंट मोटिव्स आते हैं, इमोरल अर्जेस आते हैं, इरेशनल विशेस हो गए हमारे, शेमफुल एक्सपीरियंस हो गए हमारे, अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिजायर्स हो गई हमारी। ठीक है, और सेल्फिश नीड जो हमारी हो गई, ये सब हमारा आता है अनकॉन्शियस लेवल के अंदर। तो इसको ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आएगा तो मुझे बोल देना, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। The remaining 30 to 40% of the psyche is the unconscious mind, which is well below the surface of awareness and contains repressed memories, traumatic experiences, unacceptable urges, and all of our primitive instincts and desires. According to Freud, there are three basic structures of personality: the id, the ego, and the superego. These three elements work together to create complex behaviours and have a powerful influence on individuals. Each of these three elements of personality emerge at different points in life, although each part of the personality सो comprises यहाँ पे unique बेसिकली features. हमारे पास ये कह रहा है, तीन चीजें होती हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने में हमारी हेल्प करती हैं या एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज योर इंस्टिंक्ट्स, एंड सेकंड वन इज योर रियलिटी एंड मोरालिटी। सो मोरालिटी मतलब जो हम पूरा सीखने के बाद, सोसाइटी से सीखने के बाद, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या है, उसके बाद क्या होगा, सुपर ईगो। और ईगो जो होता है, रियलिटी होती है, वो एक बीच का पार्ट होता है जो इंस्टिंक्ट्स और मोरालिटी के बीच का पार्ट होता है, जो उनके कंफ्लिक्ट करता है। और जो इंस्टिंक्ट होता है वो होता है हमारे डिजायर्स क्या है। ये एक्चुअली में शेल्फिश या डेविल की तरह यहाँ पे दिखाते हैं इसको, या डेविल भी बोलते हैं, दूसरी लैंग्वेज में इसको डेविल भी बोलते हैं कहीं कहीं, जो इंस्टिंक्ट होता है। और इसको हम बोलते हैं एंजल, जो सुपर ईगो है, इसको हम एंजल बोलते हैं। तो एंजल बेसिकली वो हमारे माइंड का वो लेवल होता है या वो पार्ट होता है जो हमें हमेशा ये बताता है कि एज अ सोसाइटी हमें क्या करना चाहिए जो एक्सेप्टेबल होगा सबके लिए। और जो इंस्टिंक्ट होता है ये हमें ये बताता है कि भाई सेल्फिश होना चाहिए खुद को, कि मेरा फायदा कहाँ पे है, मेरे को कहाँ बेनिफिट होगा, मुझे वही काम करना है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं कि कोई भी एग्जांपल अगर ले लो, सपोज कि अगर मुझे मैरिज करनी है, अदर कास्ट में अगर मुझे मैरिज करनी है, तो मेरा जो इंस्टिंक्ट है वो कहेगा कि हाँ कर ले यार, दूसरों से क्या मुझे लेना देना है, मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं करूं या ना करूं, दूसरे भाड़ में जाए, मेरे फैमिली वाले क्या सोचेंगे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे थॉट मेरे अंदर आती हैं, राइट, वो आती है हमारे इंस्टिंक्ट के अंदर। लेकिन एक दूसरी थॉट भी आती है हमेशा हमारे माइंड में, जो बोलता है नहीं यार, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी फैमिली वाले मेरे से एग्री नहीं करेंगे, सोसाइटी में मैं क्या बोलूंगा, मेरे को ये नहीं करना चाहिए। तो वो होगा मेरा सुपर ईगो, जो मोरालिटी के अंदर आएगा। और जो ईगो पार्ट है, रियलिटी है, वो दोनों का कंफ्लिक्ट पार्ट हो जाएगा, इंस्टिंक्ट प्लस मोरालिटी। जो एक बीच का रास्ता मैं निकालूंगा ना, जो मैं कहूंगा कि नहीं यार, मेरा काम भी हो जाना चाहिए और किसी को सोसाइटी में इश्यूज भी नहीं होने चाहिए। सो दैट विल कम अंडर योर रियलिटी और योर ईगो पार्ट। They interact to form a whole, and each part makes relative contribution to an individual's behaviour. The id is the only component of personality present at birth and is entirely unconscious. Freud called it a cauldron of seething excitement, as it is the irrational component of personality that seeks immediate satisfaction of instinctual urges and desires, regardless of the consequences. सो बेसिकली यहाँ पे जो बायोलॉजिकल, जो यहाँ पे हमारे पास ये इंस्टिंक्ट वाला जो पार्ट है, आईडी हम इसे बोलते हैं, तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो हमारा होता है मेनली अनकॉन्शियस पार्ट होता है, जो हमारे बर्थ के साथ ही हमारे हमको मिलता है, हमें रिसीव होता है। और ये बेसिकली सेल्फिश होता है, जो हमें हमेशा अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए हमें फोर्स करता है। जैसे सेल्फिशनेस हो गया हमारा, प्लेजर प्रिंसिपल, बॉर्नविट, यहाँ बॉर्नविट हम इसके साथ ही बॉर्न होते हैं। इंस्टिक्टिव होता है ये, प्रिमिटिव होता है ये, एंड ट्राइज टू सेटिस्फाई बेसिक सेक्सुअल एंड एग्रेसिव ड्राइव्स। ठीक है, एंड डिमांड्स इमीडिएट सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट होता है हमारे माइंड का या हमारा जो पर्सनैलिटी का जो पार्ट होता है, अकॉर्डिंग टू दैट साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम होता है, जो आइसबर्ग के नीचे वाला पार्ट था उसके अंदर उसने शो किया था, तो ये हमारे इसमें पार्ट है। सो लेट्स सी। And it's ruled by the pleasure principle.
It is the primitive and instinctual part of the mind that consists of all the inherited or biological components of personality, including sexual and aggressive drives. If the needs of the id are not satisfied immediately, a state of anxiety or tension results. The id So it says कि if the क्या कहते हैं immediate satisfaction अगर हमें नहीं मिलता है, so यहाँ पे क्या होता है, anxiety हो जाती है हमें. Anxiety मतलब बहुत ज्यादा aggression आप कह लो, या फिर उत्तेजना अगर हिंदी में कहें तो, या फिर हमें टेंशन हो जाती है कि यार नहीं, अगर ऐसा मुझे होना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, मुझे करना चाहिए, मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसे वाली जो फीलिंग होती है वो हमें यहाँ से मिलती है. is impulsive and responds immediately to the instincts. The personality of a newborn child is all id, and only later does it develop an ego and super. So, according to the theory, जब हम पैदा होते हैं, when we born, so जो हमारी personality होती है, it's all about your id. id जो यहाँ पे बोल रहे हैं id, वो हमारे पास सिर्फ यही थॉट होती हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई थॉट नहीं होती. तुमने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता कि सोसाइटी क्या है, या मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो हमेशा बेसिक नीड्स पे जाता है. कभी तुमने देखा हो कि अगर छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता मेरे को ये चीज चाहिए या नहीं, अगर मैं सपोज मैं लैपटॉप चला रहा हूँ, उसको नहीं पता कि उसको ये जरूरत है या नहीं है, उसको चाहिए तो वो चाहिए. ऐसा देखते हो ना, बच्चे बहुत लड़ाई करते हैं, जिद करते हैं कि नहीं, मुझे तो यही करना है, मुझे तो यही खाना है, मुझे तो यही चाहिए. तो बेसिकली जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारा मैक्सिमम जो हमारा पार्ट होता है वो हमारा इस कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है, ईड जो हम जिसे हम बोलते हैं. तो ये बाद में लेटर जब हम सीखते हैं, लर्न करते हैं सोसाइटी से, एटमॉस्फेयर से, पेरेंट्स से, तो तब हमारा क्या होता है, ईगो में कन्वर्ट होता है, सुपर ईगो में कन्वर्ट होता है बाद में. Ego. Imagine trying to convince a baby to wait until lunchtime to eat its meal. Instead, Am I audible? Yes, Himanshu. Yes, शायद yes. इससे पहले ऑडिबल नहीं Yes, था. yes, Himanshu. सो एक्चुअली ये यहाँ पे कह रहा है कि ये जो हमारा ईड पार्ट होता है, जब हम बॉर्न करते हैं तब हमारा मैक्सिमम जो हमारा होता है, वो मैक्सिमम कर क्या, दिया था, आ रही थी. 100% ही हमारा जो पार्ट होता है माइंड का, तो वो हमारा ईड के अकॉर्डिंग ही काम करता है. जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो ईड में आती है मैक्सिमम जब हम बॉर्न करते हैं. हिमांशु यू वर ऑडिबल ओके, आपने आई वाज पहले जो आई वर बोला ओवर. ना वो ओके ओके, हाँ देन फाइन. यू वर सो एक्चुअली ऑडिबल आई थॉट आई वाज ऑन म्यूट. हाँ जी. ओके, देन फाइन. the id requires immediate satisfaction, and because the other components of personality are not yet present, the infant will cry until these needs are fulfilled. Although people eventually learn to control the id via the ego, the id remains infantile in its function throughout a person's life and does not change with time or experience, as it is not in touch with the external world. The id is not affected by reality, logic, or the everyday world, as it operates within the unconscious part of the mind. Freud said that the ego is the part of the id which has been modified by the direct influence of the external world. It develops to As per the Freud, the ego is the modified part of your id. ठीक है, जो हम सीखते हैं बाद में, डेवलप करते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स. mediate between the unrealistic id and the external real world. Hence, it operates according to the reality principle. It is the partly conscious, rational, decision-making component of personality that regulates thoughts and behaviour. Ideally, the ego works by reason, whereas the id is chaotic and unreasonable. The ego considers social realities and norms, etiquette and rules in deciding how to behave. It works out realistic ways of satisfying the id's demands in a manner acceptable in the real world. In many cases, the id's impulses can be satisfied through a process of delayed gratification. The ego will eventually allow the behaviour, but only in the appropriate time and place. Freud made the analogy of the id being a horse, while the ego is the rider. The ego is like a man on horseback who has to hold in check the superior strength of the horse. For example, imagine that you are stuck in a long meeting at work. You find yourself growing increasingly hungry as the meeting drags on. While the id might compel you to jump up from your seat and rush to the break room for a snack, the ego guides you to sit quietly and wait for the meeting to end. Instead of acting upon the primal urges of the id, you spend the rest of the meeting imagining yourself eating a cheeseburger. Once the meeting is finally over, you can seek out the object you were imagining and satisfy the demands of the id in a realistic and appropriate manner.
The last component of personality to develop is the superego, which emerges around age 5. It is the partly conscious, self-evaluative and moralistic component of personality that is formed through the internalization of parental and societal rules. The superego provides guidelines for making judgments and focuses on how we ought to behave. The superego acts to perfect and civilize our behavior, working to suppress all unacceptable urges of the id. It struggles to make the ego act upon idealistic standards rather than upon realistic principles. The superego consists of two systems, the conscience and the ideal self. The conscience can punish the ego through causing feelings of guilt. For example, if the ego gives in to the id's demands, the superego may make the person feel bad through guilt. The ideal self, or ego ideal, is an imaginary picture of how you ought to be, and represents career aspirations, how to treat other people, and how to behave as a member of society. When talking about the id, the ego, and the superego, it is important to remember that these are not three totally separate entities with clearly defined boundaries. These aspects of personality are dynamic and always interacting within a person to influence an individual's overall personality and behaviour. If the ego is able to adequately moderate between the demands of the reality, the id and the superego, a healthy and well-adjusted personality emerges. Freud believed that an imbalance between these elements would lead to a maladaptive personality. An individual with an overly dominant id, for example, might become impulsive, uncontrollable, or even criminal. This individual acts upon his or her most basic urges with no concern for whether the behaviour is appropriate, acceptable, or legal. An overly dominant superego, on the other hand, might lead to a personality that is extremely moralistic and possibly judgmental. This person may be very unable to accept anything or anyone that he or she perceives as bad or immoral. An excessively dominant ego can also result in problems. An individual with this type of personality might be so tied to reality, rules, and appropriateness that they are So I hope this is understandable. Anyone, any doubt? So I'll explain. So basically, id, ego, and super ego, this will develop as the time goes. मतलब जब हम छोटे होते हैं तो ईड होता है हमारा मैक्सिमम पार्ट, देन वो धीरे धीरे ईगो में कन्वर्ट होता है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. हम वहां पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं डिजायर अपनी कंप्लीट करते हैं लेकिन कॉम्प्रोमाइज करते हैं. और जब सुपर ईगो वाला पार्ट आता है, जब हम और लर्न करते हैं, सोसाइटीज रूल्स लर्न करते हैं, एनवायरनमेंट से सीखते हैं कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, देन आई विल कंप्लीट माई डिजायर, और यू कैन से आई विल, मैं डिजायर अपनी पूरी करूंगा लेकिन एक प्रॉपर मैनर में जो एक्सेप्टेबल होगा सबके लिए, जो खराब नहीं होगा. अगर मैं एग्जांपल दूं इसको, अगर नॉर्मल अगर एग्जांपल दूं, जब हम बच्चे थे तो हमें नहीं पता था कुछ भी, सिर्फ हम जो मेरा मन करता था वही करते थे. लेकिन जब हम अभी एज में होते हैं, स्कूलिंग करते हैं, हम जब 10 12 11 12 में होते हैं, उसके बाद कॉलेज लाइफ में होते हैं, ठीक है, तो तुमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर अपने कैरियर पे ध्यान नहीं देते हैं. तो वो क्या करते हैं, अपने डिजायर कंप्लीट करते हैं. उनको पता तो है कि मुझे यार ये नहीं करना चाहिए, या मुझे ऐसे करूंगा तो वो सही रहेगा, मैं अपनी डिजायर्स कंप्लीट कर लूंगा, मुझे पढ़ना चाहिए. जैसे अगर एग्जांपल लूं, जितने भी हमारे ग्रुप में अभी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे, ठीक है, सुपर ईगोज यूज करते होंगे ज्यादा, लेकिन बहुत ऐसे लोग पता है कि मुझे पढ़ना है लेकिन वो पढ़ नहीं रहे होंगे, लेकिन फोन चला रहे होंगे, कोई गेम खेल रहा होगा, अगर एग्जाम है फिर भी कोई गेम खेल रहा होगा, कोई पढ़ रहा होगा, कोई बाहर घूमने गया है. तो दैट इज बिकॉज ऑफ योर ईगो पार्ट. ठीक है, वी आर जस्ट, आई एम जस्ट कंप्लीटिंग माई डिजायर. ठीक है, लेकिन जब सुपर ईगो होगा, जैसे ही आप बड़े हो जाओगे, आपकी शादी हो जाएगी, तब क्या होता है, मैक्सिमम डिसीजन हम सुपर ईगो वाले पार्ट से लेते हैं कि नहीं यार, ये मुझे नहीं करना है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे बहुत नुकसान होगा, मुझे मेरे लिए बहुत, मैं अपनी डिजायर, अगर मुझे जैसे मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ. व्हेन आई वाज स्टार्टेड माय जॉब हियर इन गुड़गांव, तो जब मैंने फर्स्ट कंपनी ज्वाइन की थी, मेरा मन करता था, जाता था, नहीं जाता था, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी डिजायर्स कंप्लीट करता था बीच में. लेकिन जैसे मैं अभी, अगर मेरे इतने साल हो गए मेरे को यहाँ पे काम करते हुए, तो अभी मैं अपने ऑफिस का काम
पक्का कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मैं कुछ करता हूँ कि नहीं यार, मैं अगर मैंने वो पेंडिंग छोड़ दिया तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी, मेरे को ऑफिस से प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं अपना खुद का कैसे काम चलाऊंगा, कैसे आगे डिसीजन लूंगा, कैसे आगे फर्दर प्रोसीड करूंगा। तो ये बेसिकली हमारा ईड, ईगो और सुपर ईगो, शायद ये तीन चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से कैसे होती हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो लेट मी नो। नहीं समझ में आ गई। नो No, it's clear. है ना? ओके। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, सुपर ईगो जो ईट वाला पार्ट जिसने पूछा था, मुझे नाम नहीं पता किसने पूछा था कि अनकॉन्शियस कैसे यहाँ पे ज्यादा वो करेगा, इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे ईट वाला जो पार्ट होता है ये हमारा अनकॉन्शियस वाला होता है। ईगो हो गया हमारा, जो ईगो वाला पार्ट है ये हमारा हो गया सबकॉन्शियस, ठीक है, इसमें कॉन्शियस भी है और ईट भी है। लेकिन जो सुपर ईगो होता है ये होता है हमारा फुल कॉन्शियस वाला माइंड, कि हमारे थॉट्स और प्लस में हमारी जो परसेप्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ईड फुल मेरा अनकॉन्शियस है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बट जस्ट आई एम जस्ट फुलफिलिंग माय डिजायर्स, माय मोटिव्स एंड माय इंटरेस्ट। लेकिन ईगो सबकॉन्शियस माइंड कि हाँ मुझे करना तो है लेकिन मैं थोड़ी देर में कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन सुपर ईगो ये पूरा हमारा कॉन्शियस पार्ट होता है जिसमें हमारी थॉट्स और हमारी परसेप्शंस आती हैं। और यही उसने बताया था, किसने, फ्रूड जो साइंटिस्ट था, उसने ये सब चीजें एक्सप्लेन की थी कि ऐसे ऐसे हमारी जो होती है पर्सनैलिटी डेवलप करती है, ईड की वजह से, फिर ईगो की वजह से और फिर सुपर ईगो की वजह से। Unable to engage in any type of spontaneous or unexpected behaviour. This individual may seem very concrete and rigid, incapable of accepting change, and lacking an internal sense of right from wrong. It is easy to see how conflict might arise between the id, ego, and superego. When the ego is unable to deal with the demands of the id, constraints of reality, and the moral standards of the superego, an unpleasant inner state of anxiety arises. This anxiety acts as a signal to the ego that things are not going the way they should. As a result, the ego employs defense mechanisms to help reduce these feelings of anxiety. Let's summarize some of the defense mechanisms the ego. So here we have some important things which we have to understand. So यहाँ पे ये कह रहा है कि तीनों आपस में कन्फ्लिक्ट कैसे करते हैं, ईगो, सुपर ईगो एंड ईड जो होते हैं आपस में कैसे कन्फ्लिक्ट करेंगे। सो यहाँ पे जो ईड होता है ये सिर्फ डिजायर के लिए काम करता है, ईगो इन दोनों के बीच वाला पार्ट हो गया। तो सपोज कि अगर मेरी डिजायर्स हैं, सपोज कि हाँ अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं मंडे टू फ्राइडे जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा इतना टाइम खराब हो रहा है, मेरा मन कर रहा था कि मैं, तो जब मैंने सोचा था अभी 2 साल पहले कि जब मैं 26 का हो जाऊंगा या 2021 में मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा घूमने, मैं जर्मनी जाऊंगा घूमने, ठीक है, मैंने ऐसा सोचा था, वो मेरी डिजायर थी, ठीक है। लेकिन अब वो कन्फ्लिक्ट हो गई ईगो के साथ, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा मेरे को अपनी डिजायर पूरी करने का। तो ठीक है, यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट कर रहा है, जो एंजाइटी मेरे अंदर डेवलप हुई कि मैं काम तो कर रहा हूँ, मैं अर्न तो कर रहा हूँ, ऑफिस में मैं जाता हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है अच्छी, मेरा काम चल रहा है, लेकिन मेरी डिजायर पूरी नहीं हो रही, तो मेरे अंदर एक फीलिंग आएगी, एंजाइटी आएगी, ठीक है, जो मेरे को बार बार बोलेगी अंदर से कि यार तूने अपनी डिजायर पूरी नहीं करी, तेरे को जाना था घूमने, तू गया नहीं, तू गया नहीं। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी, फिर इसको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म होता है जो मेरी डिजायर जो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ ना, जो मेरी अंदर जो ईड वाला पार्ट में पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उस थिंकिंग प्रोसेस से, उस डिफेंस मैकेनिज्म से उसको उसको रोकने की कोशिश करूंगा, या उसको मैं डिफेंस करूंगा कि ये सोच के, जैसे एग्जांपल दूं कि नहीं यार कोई बात नहीं, मैं अभी घूमने नहीं जा पाया, तो सो आई विल डू वन थिंग, मैं अर्न कर लेता हूँ, मैं 3-4 महीने और पैसे कमा लेता हूँ और फिर मैं उसके बाद घूमने जाऊंगा। तो मेरे अंदर जो एंजाइटी डेवलप हुई थी, जो मेरे अंदर जो बेचैनी डेवलप हुई थी मेरी डिजायर को लेके, उसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कि नहीं नहीं, मैं अपने आप को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, अगर मेरी लैंग्वेज में कहूँ तो, कि कोई बात नहीं, अगर मैं घूमने नहीं जा पाया तो कोई बात नहीं, 3-4 महीने बाद पैसे इकट्ठे के फिर जाऊंगा। तो फिर मैंने क्या किया, खुद को कंट्रोल कर लिया, खुद को मैंने मैनिपुलेट कर लिया, कोई बात नहीं, मैं बाद में ये काम करूंगा। तो ये यहाँ पे बताना चाह रहा है, ठीक है। Let's summarize some of the defense mechanisms. So here we have some of the defense mechanism जो हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, जो हमारी डिजायर हम पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम खुद को मैनिपुलेट करने के लिए, खुद को कंट्रोल करने के लिए, अपने एंजाइटी लेवल को कंट्रोल करने के लिए कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं जो हम खुद यूज करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे सब चीजें आ जाएंगी, लेकिन मैं वर्बली में समझाना चाह रहा हूँ आप सबको कि सपोज कि मैंने कोई एग्जाम दिया था, यूपीएससी का मैंने एग्जाम दिया या आईएएस का मैंने एग्जाम दिया है और मैं फेल हो गया,
ठीक है, तो फेल हो गया तो रियलिटी तो यही है कि फेल हो गया, तो मेरी डिजायर ये थी कि मुझे पास करना है, तो मैं उसको कैसे मैनिपुलेट करूंगा खुद से, मैं डिफेंस करूंगा उस चीज को कि बार बार रियलिटी क्या है कि मैं फेल हो गया, लेकिन उसको मैं डिफेंस करूंगा। कैसे डिफेंस करूंगा कि कोई बात नहीं यार, एक ही बार तो पढ़ा था मैंने, एक ही साल तो पढ़ा था, अब इतने सारे लोग पढ़ते हैं, एक साल पढ़ते हैं, उनका भी तो पेपर क्लियर नहीं होता, ठीक है, मैंने तो इतना ही पढ़ा था, लेकिन फिर मेरा दोस्त था, उसने 2 साल पढ़े थे, उसके फिर भी 100 में से 90 मार्क्स आए थे, लेकिन मैं तो एक ही साल पढ़ा हूँ, मेरे फिर भी 85 आ गए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद को मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी जो ईड वाला पार्ट है कि मैं रियलिटी को छुपा रहा हूँ इन द सेंस, तो ये सब आ जाता है मेरे डिफेंस मैकेनिज्म में। सो लेट वी go one ego by may one. employ to alleviate anxiety. Repression acts to keep information out of conscious awareness. However, these memories don't just disappear, they continue to influence our behaviour. For example, a person who has repressed memories of abuse suffered as a child may later have difficulty forming relationships. Denial is probably one of the best known. Okay, so I will do one thing कि अभी सबको शायद आइडिया लग गया होगा कि ये कैसे कैसे यहाँ पे बेसिक आइडिया क्या है इसके पीछे। So we'll go back to the study material and we'll check। यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म दिया हुआ इन्होंने अच्छे से दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से आपको बता दूंगा कैसे कैसे है। तो आई होप कि ये सबको पता चल गया होगा। देखो, अनकॉन्शियस पार्ट हमारा ईड, सुपर ईगो, ईगो, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया। जो प्री कॉन्शियस होता है ये होता है हमारा ईगो, जिसमें हमारा कॉन्शियस भी होता है और अनकॉन्शियस दोनों होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। और मैक्सिमम पार्ट हमारा ये ईड वाला पार्ट है, ये सुपर ईगो वाला पार्ट है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग अगर समझाऊं तो आपको वैसे पता ही चल गया होगा। कोई किसी को कोई इशू है, कोई ना पता चला हो कि यहाँ पे कैसे ये चीजें एक्सप्लेन की गई हैं? एनीवन? नहीं। No. नो, राइट? हाँ जी, क्लियर है हिमांशु। हिमांशु भाई, एक बार सिर्फ और समझा दोगे कि कौन सा पार्ट किस उसके अंदर रखा गया, यानी ईगो को